नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बिहार से आ रही एक बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में कोरोना से 10वें मरीज की मौत हो गई है। खगड़िया के 50 साल के मरीज की मौत हुई है। प्रवासी मरीज के बारे में बताया जा रहा है कि हाल ही में वो बिहार लौटा था और हार्ट अटैक के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। तो बिहार में देखिए 10वें कोरोना मरीज की मौत हुई है। खगड़िया का रहने वाला 50 साल के मरीज बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि बिहार हाल ही में लौटा था प्रवासी। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए 50 वर्षीय मरीज है, खगड़िया का रहने वाला था और हाल ही में ये बिहार लौटा था। यानी इसकी मौत की सूचना जो है अधिकारियों को 17 तारीख को शाम में ही मिल गई थी, 17 मई को। लेकिन चूंकि पॉजिटिव होने की पुष्टि नहीं हुई थी, इसको लेकर जो है सैंपल लिया गया था और सैंपल जांच के बाद जब रिपोर्ट आई है तो पॉजिटिव निकला है। लेकिन बता दें आपको कि खगड़िया लौटने के बाद ये तबीयत जब खराब हुई थी तो इसको बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहां पर इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो सुविधा थी उनको दी गई है, लेकिन हार्ट अटैक अचानक होने का इनकी मौत हुई है। बता दें आपको कि बिहार में अब तक 1674 जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या हो गई है और जो प्रवासी बिहारी हैं उनके आने का लगातार सिलसिला जारी है। ऐसे में जो अस्पताल है वहां पर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन जो मौत का ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक सीधे कोरोना पॉजिटिव से डायरेक्ट मौत नहीं हो रही है, बल्कि कुछ न कुछ कारण रह रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कोरोना से 10वें मरीज की मौत हुई है बिहार में। खगड़िया के 50 साल के एक मरीज की मौत हुई और बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रवासी बाहर से बिहार लौटा था। हार्ट अटैक के बाद सदर अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया था, जहां इनकी जान गई। और देखिए बिहार में एक साथ कोरोना के 59 नए मरीज मिले और आज अब तक 155 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1674 हो गई है। तो देखिए लगातार कोरोना का जो ग्राफ है, जो संख्या है बिहार में बढ़ती जा रही है। बिहार में एक साथ आज 59 नए मरीज मिले हैं और अब तक जो जानकारी मिली 155 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। बिहार में कुल अगर संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा जो बढ़कर अब 1674 हो गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पहले दिन से लोगों को बताया जा रहा है कि अगर सुरक्षित रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी लोग मानने को शायद तैयार नहीं। यह हम नहीं कह रहे हैं। बिहार की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 जगहों की, इन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर पटना की, जहां स्टेशन पर लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। दूसरी तस्वीर भोजपुर की, यहां भी एक जैसे ही तस्वीर सामने आई है। बांका और गया में तो लोग बाजारों में खुलेआम खरीदारी करते नजर आए, जहां ना तो नियम का ख्याल दिखा और ना ही वायरस का डर। दानापुर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। यहां भी स्टेशन पर यही हालात दिखाई दिए। इधर भागलपुर में कोरोना बंदी के बीच आज सड़क पर काफी संख्या में भीड़ दिखी। कोरोना महामारी को लेकर लोगों के बीच से सावधानियां गायब दिखाई दी। शहर में जहां सभी दुकानों को खुला देखा गया, तो इस सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग के बिना लोग खरीदारी करते दिखे। हालात ये थे कि कई जगहों पर जाम जैसे नजारे भी दिखे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह की लापरवाही की तस्वीर जो है, इसका गंभीर असर भी हो सकता है। ऐसे में जरूरत है लोग सावधानी बरतते हुए बाजार पहुंचे, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। सुपौल के एक क्वारंटीन सेंटर नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। सदर प्रखंड के बसबिट्टी क्वारंटीन सेंटर से 9 लीटर ताड़ी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ लोगों ने इसे मंगाया था, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में तैनात वॉलंटियर्स ने सदर थाने को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। आसपास के लोगों का आरोप है कि इस सेंटर में रहने वाले कुछ लोग नशे में हंगामा भी करते हैं। कुछ आदमी ऐसा है कि वो किसी भी माध्यम से, दिन हो कि रात हो, हमेशा दारू भी मंगवा लेता है, ताड़ी भी मंगवा लेता है। हम लोग परेशान है, 3-4 दिन से हम लोग परेशान है। कुछ हमारे ग्रामीण जो लोकल हैं वही ये बात करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो दोनों की मिली भगत से ये हो रहा है। बिहार में लॉकडाउन के दौरान ऑड और इवन फॉर्मूले के तहत ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन शुरू हो गया। हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर लोग गाड़ी चलाने वाले जो हैं और जो लोग वो गाड़ी में बैठ रहे हैं वो नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए तरह तरह के तरकीब अपनाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर
गाड़ियां चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया है। नए नियम के तहत सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, वहीं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर की गाड़ियां चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना की सड़कों पर इस नियम के तहत गाड़ियां चल भी रही है। बुधवार को ऑड नंबर का दिन है, लेकिन सड़कों पर कुछ लोग नियम तोड़ते दिखे। कुछ ई रिक्शा वाले ऐसे दिखे जिनमें या तो नंबर साफ नहीं दिख रहा था या फिर उनका अंतिम नंबर इवन से था, लेकिन वो ऑड का दावा करते हुए ई रिक्शा चला रहे थे। हमारी टीम ने जब उनसे सवाल किया तो कुछ तो नियमों से ही अनजान दिखे, वहीं कुछ नियम जानकर भी गलत कर रहे थे। भाई आपका नंबर कितना है? आपका गाड़ी का नंबर कितना है? वो किस लिए? किस लिए? नहीं, बताइए ना, आज आपका गाड़ी का नंबर क्या? आज कौन से नंबर को चलना है? वो तो कल तो फुट का नंबर आएगा और आज बराबर का नंबर आएगा। बराबर का नंबर है? बराबर का ही है। कितना नंबर है? 26-28 है। 26-28 कितना हो गया? बराबर हो गया 26-28। आपके गाड़ी का नंबर कितना है? मेरा गाड़ी का नंबर पीछे लिखा होगा। हाँ? पीछे लिखा। आपको नहीं जानकारी है आज कौन से नंबर का गाड़ी निकलना है? 9 नंबर का। हाँ? 9 नंबर। आज ऑड नंबर का निकलना है कि इवन नंबर का, कुछ पता है, जानकारी है आपको? ऑड नंबर का। तो आपका ऑड नंबर है? हाँ। दरअसल कई लोग ऑड इवन में कंफ्यूज हैं, तो बता देते हैं कि ऑड इवन रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर तय होते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो ऑड नंबर है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो ये इवन नंबर है। नए निर्देशों के मुताबिक कहीं भी बाइक टैक्सी का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में ड्राइवर के अलावे 2 लोगों को बैठने की अनुमति है। कोरोना से बचने और बचाने के लिए इन निर्देशों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि नियम तोड़ने का मतलब है खुद भी आफत में फंसना और लोगों को भी फंसाना। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, पटना। लॉकडाउन में पूरे देश में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद हैं। इस संकट की घड़ी में छात्र मोबाइल ऐप और टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के छात्रों के लिए राज्य सरकार का उन्नयन बिहार ऐप वरदान साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नाम से एक ऐप का शुभारंभ किया था। इस ऐप के जरिए कक्षा 6 से इंटर तक के बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। बेतिया में करीब 215 विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि पूरे बिहार में करीब 5,46,000 बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। में बहुत जैसे हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सब कुछ सॉल्व हो चुके हैं, इसलिए हम डीएम अंकल को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ऐप प्रोवाइड किया है। उन्नयन बिहार ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्नयन बिहार ऐप डाउनलोड करने के तरीके: गूगल प्ले स्टोर में जाना है, सर्च बार में टाइप करना है उन्नयन बिहार। आपके सामने उन्नयन बिहार ऐप आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। उन्नयन योजना की शुरुआत का श्रेय बेतिया डीएम कुंदन कुमार को ही जाता है। जब वे बांका के डीएम थे उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुंदन कुमार का कहना है कि मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय ऐप के माध्यम से छात्र अपने विषय वस्तु से जुड़ा कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। जो उन्नयन ऐप है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, उस पे बच्चे उनके कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हैं जो देख के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वो चैप्टर वाइज बना हुआ है और उसको देख के आप उसको पूरे वीडियो को समझेंगे जैसे क्लासेस में होते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए बिहार सरकार की ये पहल कारगर साबित हो रही है। उन्नयन ऐप और बिहार दूरदर्शन के माध्यम से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। उम्मीद है जल्द ही कक्षा 6 से नीचे के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये ऐप काम करने लगेगा। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट।
लॉकडाउन के दौरान अपने लाचार पिता को गुड़गांव से दरभंगा लाने वाली ज्योति कुमारी की हिम्मत को दरभंगा जिला प्रशासन ने भी सैल्यूट किया है। जिला प्रशासन ने दरभंगा की बेटी को आगे हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रिपोर्ट देखिए। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी अपने पिता के लिए श्रवण कुमार बन गई। मात्र 15 साल की ज्योति कैसे अपने लाचार पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा ले गई। दरभंगा की इस बेटी की हिम्मत की जिला प्रशासन भी तारीफ कर रहा है और उसकी शिक्षा में हर संभव मदद करने की बात कही है। तो जरूर कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करें, जो भी उनका इच्छा हो उसको भरपूर सहयोग हम लोग करने की कोशिश करें, जो हम लोगों का इसमें। न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए डीएम त्यागराजन ने दरभंगा सदर के एसडीओ राकेश गुप्ता को ज्योति के घर भेजा। ज्योति के घर पहुंचकर एसडीओ ने पूरे परिवार का हाल जाना और ज्योति कुमारी के हौसले को सलाम करते हुए उसके परिवार को मदद का आश्वासन दिया। 8वीं तक पढ़ी हुई है, 9वां में यहाँ पे इसका एडमिशन करवाएंगे और जो भी और व्यवस्था सरकार की तरफ से जो हम लोगों की योजनाएं चल रही हैं, इसके परिवार को जो भी लाभ होना होगा वो हम लोग करवाएंगे, इनके पिताजी को और इनके परिवार के सभी लोगों को। फिलहाल ज्योति कुमारी और उनके पिता मोहन पासवान 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में हैं। लॉकडाउन में अपना सब कुछ गुड़गांव में छोड़कर आए इस परिवार को अब उम्मीद है कि जिला प्रशासन से मदद मिलेगी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। इधर केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस पैकेज से बिहार को कुछ नहीं मिलने का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की नासमझी बता रहा है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। एक तरफ जहां आरजेडी इस पर श्वेत पत्र की मांग कर रहा है, वहीं कांग्रेस इस पैकेज को भी बिहार के साथ छलावा बताता है। देखिए, बेहतर होता बिहार सरकार के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, कि बिहार की जनता के सामने श्वेत पत्र जारी करके पूरा विस्तृत विवरण देते कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, इसमें बिहार को कितना लाभ हो रहा है। जब केंद्र में बैठे लोग बिहार के साथ उपेक्षा का व्यवहार रखते हों, तो अब नीतीश कुमार उस गठबंधन के सहयोगी हैं, तो वो भी दिखाने के लिए समीक्षा करेंगे। सच्चाई तो ये है कि उनके खुद के मंत्री श्याम रजक ने कहा कि ये पैकेज बिहार के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। तो इससे बड़ा आरोप और क्या लग सकता है कि बिहार सरकार के मंत्री ने ही कहा है कि बिहार के लिए कुछ नहीं है। इतने बड़े आर्थिक पैकेज पर विपक्ष के आरोपों को सत्ता पक्ष ओछी राजनीति बता रहा है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि घोटालों के जनक आरजेडी को श्वेत पत्र मांगने का कोई हक नहीं है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन कहते हैं कि बिहार की विपक्षी पार्टियों से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं है। सबसे पहले तो श्वेत पत्र कौन मांग रहा है? जो लोग केवल घोटालों का जनक रहा है, जिसने के समय में चारा घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला से लेकर और जितने तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, जमीन घोटाला से लेकर सब चीज़ में, तो उनको श्वेत पत्र मांगने का तो नैतिक अधिकार नहीं है। ये मुझे एक ऐसा अवसर बताइए जब केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी फैसले या किसी प्रयास की विपक्ष के नेताओं ने सराहना की। बिहार में विपक्ष की इस भूमिका की कल्पना जनता कर भी नहीं सकती है, इसलिए कि जिस तरह की परिस्थिति इन्होंने पैदा की है, हर सवाल पर अनावश्यक कोहराम मचाना, ये विपक्ष की बिहार में पहचान बन चुकी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन में उपजी स्थिति से बिहार की जनता परेशान है। सबों का धंधा पानी बंद है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को बिहार में रोजी रोटी की चिंता सता रही है। वे प्रदेश के हुक्मरानों से गुहार लगा रहे हैं, साहब हमें सियासत नहीं, रोटी और रोजगार चाहिए। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कहना है कि कोरोना की वजह से अब जो चुनाव होंगे वो डिजिटल चुनाव होंगे। चुनाव की पुरानी प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। सुशील मोदी के इस बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। क्या कोरोना के बाद बदल जाएगी चुनावी प्रक्रिया? बदल जाएगा चुनाव प्रचार का तरीका?
लद जाएंगे हेलीकॉप्टर और गाड़ियों के दिन, क्योंकि अब होंगे डिजिटल चुनाव। चौंकिएगा मत, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये भविष्यवाणी बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने की है। सुशील मोदी का कहना है कि बिहार विधानसभा का चुनाव डिजिटल तरीके से होगा। देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा, पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। सुशील मोदी का कहना है कि हो सकता है कि मतदाताओं को बूथ पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने घरों से ही आने वाले दिनों में ऑनलाइन वोटिंग कर पाएं। सुशील मोदी की इस भविष्यवाणी से विपक्षी दलों के नेता इत्तेफाक नहीं रखते। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी का भी कहना है कि इस देश में ऐसा संभव नहीं। ये इस देश में संभव नहीं है, और बेसिकली मैं मानता हूं ये अव्यवहारिक ही नहीं, अनडेमोक्रेटिक भी है। लिहाजा उसी ढर्रे पर चुनाव होने चाहिए जैसे पिछले 50, 60, 70 वर्षों में होते आ रहे हैं। अगर कोई डिजिटल चुनाव की अगर बात कर रहा है तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक तो है ही, और समय से पहले दिया हो गया बयान है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी बातें अगर देश में उठती है तो सबसे पहले आम सहमति बनाने की जैसे जरूरत पड़ेगी। सुशील मोदी जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे इतना तो स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बिहार के चुनाव को लेकर कुछ जो उनका हेराफेरी का जो सिस्टम होता है वो उसका एक तरह से उन्होंने खुद ही रहस्योद्घाटन कर दिया। इसका हिसाब किताब बिहार की जनता जिस रूप में भी चुनाव होगा उसमें लेगा, आपसे ये याद रखिएगा। देश में चुनावी प्रक्रिया बदल जाएगी या पहले ही की तरह चुनाव होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोरोना काल में सुशील मोदी ने एक वाजिब सवाल जरूर उछाल दिया है, क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अपने बच्चे का हर कोई ख्याल रखता है, कुछ लोग कभी कभी छोटी मोटी लापरवाहियां भी कर देते हैं। ऐसे लोगों को सचेत करने के लिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार देख लीजिए, शायद इसको देखने के बाद आपको कुछ सबक मिले। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ला सकती है आंखों में आंसू। कर सकती है दिल की धड़कन तेज। फिर भी इसे देखिए, क्योंकि देखेंगे तभी सबक सीखेंगे। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें पटना के भूतनाथ रोड की है। परिवार की छोटी सी लापरवाही से ये बच्चा घर की बालकनी से सड़क पर गिर गया और अब अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। काश कि घर वालों ने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद ये बच्चा अस्पताल के बिस्तर के बजाय अभी घर में खेल रहा होता। शर्मसार करने वाली बात तो ये है कि बच्चा काफी देर तक सड़क पर निढाल पड़ा रहा। बगल से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने बच्चे को उठाने की जहमत नहीं उठाई। खुद देख लीजिए, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रिक्शा से, गाड़ियों से, यहां तक कि कई लोग तो पैदल ही बगल से गुजर जा रहे हैं, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, लेकिन बच्चे को सड़क से नहीं उठा रहे। वो तो भला हो मोटरसाइकिल से जा रहे उस लड़के का जिसने बच्चे को सड़क पर देखकर शोर मचाया, जिसके बाद घर वालों को पता चला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जा सका। ऊंचाई से गिरने की वजह से बच्चे के शरीर में कई फ्रैक्चर हैं और अभी भी स्थिति गंभीर है। 6 दिन पहले की इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद आपको आगाह करना है, क्योंकि बच्चे हर किसी के घर में होते हैं, तो कम से कम आप अपने बच्चे को लेकर लापरवाह मत बनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।